साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, हर लड़की को चाहिए कि वह पति की दासी होने से इनकार कर दे। उन्होंने ये बात कहाँ कही, कब कही, हम इस पर चर्चा करेंगे और इसके साथ ही चर्चा करेंगे कि कैसे डॉक्टर अंबेडकर ने जो विभिन्न प्रकार की पितृसत्ताएं हैं उनको समझने की कोशिश की और उन्हें चुनौती देने के लिए हमें कुछ औजार भी दिए। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय इतिहास की एक महान हस्ती रहे हैं। महान इस मामले में कि उन्होंने अपना पूरा जीवन न्यायपरक और समतामूलक समाज के निर्माण के लिए समर्पित कर दिया था। वो एक ऐसा समाज चाहते थे जिसमें न्याय और समानता को महत्व मिले। ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जिसमें न्याय और समानता का बोलबाला हो। ऐसा समाज जो अपनी सोच और व्यवहार को न्याय और समानता की कसौटी पर कसता हो। शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को अनेक नज़रों से समझा जा सकता है। शिक्षा विषय का एक विद्यार्थी होने के नाते मेरे लिए उनके सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक योगदान यह है कि उन्होंने सामाजिक न्याय को समझने में हमारी मदद की। वे अपनी बात को अक्सर शोध के आधार पर कहते थे। उनके शोधों के कारण भारत में सामाजिक विज्ञान में ऐसे विषयों पर शोध करने के अवसर खुले जिन्हें महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत में अन्याय की संस्कृति और ढांचे को समझने का प्रयास किया। अपने अध्ययनों में उन्होंने भारत में पाए जाने वाले अन्याय के ढांचे की एक विशेषता को चिन्हित किया, उसे थ्योराइज किया। उन्होंने बताया कि दुनिया के और देशों में पाए जाने वाले अन्याय के ढांचों और भारतीय अन्याय के ढांचे में एक बुनियादी अंतर है। दुनिया के दूसरे देशों में एक वर्ग या नस्ल या लिंग दूसरे वर्ग या नस्ल या लिंग पर अन्याय करता है, लेकिन भारत में पाए जाने वाली वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत पैदा होने वाला अन्याय ग्रेडेड इनइक्वालिटीज पैदा करता है। 4 वर्णों में बटी व्यवस्था में प्रत्येक वर्ण के लोगों के पास कुछ विशेष अधिकार हैं और कुछ तिरस्कार भी हैं, अपमान भी हैं। लेकिन वर्ण व्यवस्था के शीर्ष पर माने गए ब्राह्मण पुरुष के पास केवल विशेष अधिकार हैं, तिरस्कार नहीं है। और ब्राह्मण व्यवस्था के सबसे निचले पायदान के वर्ण के लोगों के हिस्से सबसे कम अधिकार हैं और बहुत ज़्यादा तिरस्कार हैं। वर्ण व्यवस्था के सबसे निचले और चौथे वर्ण की महिलाओं के हिस्से में तिरस्कार ही तिरस्कार है। शूद्र को वैश्य, वैश्य को क्षत्रिय और क्षत्रियों को ब्राह्मण से कम अधिकार प्राप्त हैं। वर्ण की ग्रेडेड व्यवस्था में शूद्र से ब्राह्मण वर्ण की ओर बढ़ने पर अधिकार और श्रद्धा क्रमशः बढ़ती जाती है और ब्राह्मण से शूद्र वर्ण की ओर बढ़ने पर क्रमशः तिरस्कार बढ़ते जाते हैं। यही कारण है कि वर्ण व्यवस्था के उत्पीड़न के खिलाफ वैसी मुकम्मल लड़ाई संभव नहीं हो पाई जैसी नस्लीय उत्पीड़न के खिलाफ संभव हो पाई। डॉक्टर अंबेडकर ने वर्ण व्यवस्था में अंतर्निहित ग्रेडेड असमानता और छुआछूत को समझाने के लिए एक ऐसे 4 मंजिला मकान की कल्पना की है जिसमें सीढ़ियां नहीं है। प्रत्येक वर्ण का व्यक्ति अपनी मंजिल पर पैदा होता है और वहीं पर मर जाता है। कोई भी अपने वर्ण को बदल नहीं सकता क्योंकि ऊपर या नीचे जाने के लिए सीढ़ी की ज़रूरत होती है, लेकिन वर्ण व्यवस्था के 4 मंजिला मकान में सीढ़ी होती ही नहीं। इसलिए किसी खास वर्ण में जन्म लेने के साथ ही उसके साथ जुड़े अपमान या सम्मान जन्म के साथ मिलते हैं और ताउम्र मिलते रहते हैं। यही कारण है कि वर्ण व्यवस्था एंटी डेमोक्रेटिक होने के साथ साथ फ्रेटर्निटी यानी भाईचारे की मूल भावना के भी खिलाफ है। हालांकि गांधी सहित बड़े बड़े लोगों ने वर्ण व्यवस्था को अच्छा बताया है। दयानंद सरस्वती ने सत्याग्रह प्रकाश में वर्ण व्यवस्था के पक्ष में वकालत की है। विभिन्न हिंदुत्ववादी और सनातनी संगठन भी वर्ण व्यवस्था के पक्षधर हैं। रामायण, महाभारत तथा गीता जैसे महाकाव्य भी वर्ण व्यवस्था के समर्थन में सदियों से मैदान में डटे हुए हैं। रामचरितमानस के अरण्य कांड में तुलसीदास ने लिखा है कि पूजई विप्र सील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि तुलसीदास ने यह चौपाई अयोध्या के राजा राम के मुंह से कहलवाई है। तुलसी के राम मानते हैं कि सम्मान पर व्यक्ति का नहीं बल्कि जाति का अधिकार होता है। तुलसी के राम के खिलाफ कबीर का विचार बिल्कुल विपरीत है। तुलसी के राम मैरिट के खिलाफ खड़े हैं और कबीर मैरिट के पक्ष में हैं। कबीर कहते हैं, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान।
रामचरितमानस की ऊपर बताई गई चौपाई से भी पता चलता है कि भारतीय समाज और संस्कृति में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। असमानता और अन्याय के पक्ष में झुकी हुई अनेक भारतीय ज्ञान परंपराओं के खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर का व्यवस्थित संघर्ष अनेकों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। एक रिसर्चर के तौर पर डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका को शिक्षण संस्थाओं में याद किया जाना चाहिए। उनकी इस भूमिका के शैक्षिक महत्व पर स्कूल कॉलेजों में चर्चा होनी चाहिए। विशेषकर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से उनके काम पर और ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए। स्त्री मुक्ति और स्त्री अधिकारों के पक्ष में किए गए प्रयासों और इसके बारे में विकसित की गई चेतना के कारण भी डॉक्टर अंबेडकर का महत्व है। डॉक्टर अंबेडकर लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के अनुसार चलने वाले समाज और राज्य व्यवस्था की रचना करना चाहते थे। यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की चर्चा करते समय जाति और धर्म जैसी पहचानों पर तो बात होती है, लेकिन स्त्री पर किए जाने वाले जुल्मों पर बात कमी होती है। जबकि सच्चाई यह है कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसे सिद्धांतों को व्यवहार में उतारने की राह में पितृसत्ता बहुत बड़ी बाधा है। डॉक्टर अंबेडकर इस तथ्य को जानते थे। जब वे पितृसत्ता के प्रभावों को समझ रहे थे तो उनकी चिंता के केंद्र में केवल ब्राह्मणवादी पितृसत्ता ही नहीं थी, उनकी चिंता के दायरों में विभिन्न प्रकार की पितृसत्ताएं थीं। उन्होंने ऐसी अनेक सांस्कृतिक निशानियों और प्रक्रियाओं की पहचान की जिनके सहारे पितृसत्ता को व्यवहार में उतारा जाता है। उन्होंने बताया कि वे कौन से तरीके हैं जिन्हें आम और स्वीकार्य बनाकर पितृसत्ता के अमूर्त विचार को व्यवहार में उतारा जाता है। वे तरीके इतने बारीक होते हैं कि आसानी से दिखाई नहीं देते। उन तरीकों से पुरुष का स्त्री पर वर्चस्व और प्रभुत्व बनाया जाता है और उसे चुनौती भी कम ही मिल पाती है। 1942 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस महिला फेडरेशन ने एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। उसमें डिप्रेस्ड क्लासेस के 75,000 लोग शामिल हुए थे, जिनमें 25,000 महिलाएं थीं। वह कॉन्फ्रेंस 18 से 20 जुलाई 1942 को नागपुर में हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस में 20 जुलाई के दिन महिलाओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने अनेक महत्वपूर्ण बातें कहीं। उनकी बातों से हमें पितृसत्ता को व्यवहार में उतारने के तरीकों का भी पता चलता है और साथ ही पितृसत्ता से लड़ने के कुछ औजार भी हाथ लगते हैं। आपको अपनी स्क्रीन पर उस वॉल्यूम की फ़ोटो दिख रही होगी जिस वॉल्यूम में ये ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस महिला फेडरेशन में दिए गए उनके भाषण और उसकी कार्रवाइयों का जिक्र है। इस वॉल्यूम के अगर आप पेज नंबर 271 और 72 को देखेंगे तो आपको उसमें वो जानकारियाँ मिलेंगी जिनकी चर्चा मैं अब आगे की जो वीडियो है उसमें करने जा रहा हूँ। पितृसत्ता को चुनौती देने के लिए जो सबसे बड़ा काम डॉक्टर अंबेडकर ने किया वो ये कि उन्होंने ब्राह्मणवादी पितृसत्ता की पहचान की और यह भी समझाया कि उसके काम करने और बने रहने के कारक कौन से हैं। उनके अनुसार ब्राह्मणवादी पितृसत्ता को बनाने और बनाए रखने में सबसे बड़ा कारक वर्ण व्यवस्था है और वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने का केंद्रीय कारक एंडोगेमी यानी सजातीय विवाह हैं। इसलिए सजातीय शादियां जाति व्यवस्था को बनाए रखने की कारक हैं। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर ने पितृसत्ता के प्रभावों को कम करने के लिए भी कुछ व्यवहारिक सुझाव दिए। उनमें से कुछ सुझाव उन्होंने 1942 में हुई ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस महिला फेडरेशन की कॉन्फ्रेंस में दिए। उस कॉन्फ्रेंस में 25,000 डिप्रेस्ड क्लासेस की महिलाओं की भागीदारी को देखकर उन्होंने कहा था कि जब मैं ऐसी सभा को देखता हूं तो मुझे विश्वास और प्रसन्नता दोनों ही होती है कि हमने प्रगति की है। उनके लिए महिलाओं का पब्लिक स्फीयर में आना प्रगति की निशानी थी, जबकि उस समय अनेक लोग और अनेक संगठन महिलाओं को घर की चारदीवारी में कैद रहने को समाज और राष्ट्र के लिए अच्छा बता रहे थे। हम जानते हैं कि आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई। आरएसएस में महिलाओं की भागीदारी के बारे में सोचा ही नहीं गया था, लेकिन आरएसएस से जुड़े एक व्यक्ति के परिवार की एक सदस्य लक्ष्मीबाई केलकर के आग्रह पर आरएसएस ने 1936 में राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना की। यानी आरएसएस ने महिलाओं को परिधि पर जगह दी। उसके केंद्र में तो पुरुष ही बना हुआ है, वह भी सवर्ण और उसमें भी मुख्यतः ब्राह्मण।
ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस महिला फेडरेशन की उसी कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मैं किसी भी समुदाय की प्रगति का मूल्यांकन महिलाओं द्वारा की गई प्रगति से करता हूं। यानी आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वीमेन हैड अचीव्ड। 1942 में हुई उस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा जिन्हें आपको अपने मस्तिष्क में रखनी चाहिए। उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस के लोगों से कहा कि आप अपने बच्चों को शिक्षा दें, अपने बच्चों में महत्वाकांक्षा पैदा करें, उनके मस्तिष्क में महान बनने की बातें भरें, अपने बच्चों के मन में सभी प्रकार की हीन भावनाओं को निकाल दें। वे कौन थे जो दलितों, वंचितों और महिलाओं में हीन भावनाएं भरते थे? डॉक्टर अंबेडकर के लिए बच्चों का शिक्षित होना बेहद महत्वपूर्ण था। वे चाहते थे कि भारत में सताई गई जातियों के बच्चे भी बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए अपने जीवन में शिक्षा और आर्थिक तौर पर मजबूत होने को प्राथमिकता दें। उसी कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर ने वहां उपस्थित लोगों से कहा कि आप अपने बच्चों का विवाह करने की जल्दी न करें, क्योंकि विवाह एक जिम्मेदारी है। अपने भाषण में उन्होंने आगे कहा कि आपको विवाह को अपने बच्चों पर थोपना नहीं चाहिए जब तक कि वे विवाह से उत्पन्न होने वाली दायित्वों को पूरा करने में वित्तीय रूप से सक्षम न हो जाएं। वे लोगों को समझा रहे हैं कि अपने बच्चों की शादी तब तक मत करो जब तक कि वे शादी की जिम्मेदारियां उठाने के लायक पैसा कमाने न लग जाएं। उनके अनुसार शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, शादी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जिस समय डॉक्टर अंबेडकर शादी करने में जल्दबाजी करने के बुरे नतीजों के प्रति आगाह कर रहे थे, उससे कुछ ही समय पहले 1929 में शारदा एक्ट बनने का मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा विरोध कर रही थी। ये लोग नहीं चाहते थे कि लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 14 साल तय की जाए। मदन मोहन मालवीय और बाल गंगाधर तिलक के अनुयायी भी लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 14 साल किए जाने का विरोध कर रहे थे। उन लोगों का विचार था कि लड़कियों की शादी जल्दी से जल्दी कर देनी चाहिए। 1942 की उस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी कहा कि जो विवाह करेंगे उन्हें अपने मस्तिष्क में यह बात रखनी चाहिए कि अधिक बच्चे पैदा करना एक अपराध है। माता पिता का, पेरेंट्स का सबसे बड़ा कर्तव्य इसमें निहित है कि वे प्रत्येक बच्चे को उसके माता पिता से बेहतर शुरुआत दें। डॉक्टर अंबेडकर समझा रहे हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा करना अपराध है। जाहिर सी बात है कि उनका आशय कानूनी अर्थों में अपराध होने से नहीं है। वे ज़्यादा बच्चे पैदा करने को नैतिक अर्थ में अपराध कह रहे थे। एक तरफ तो अंबेडकर 1942 में कह रहे थे कि ज़्यादा बच्चे पैदा मत करो, क्योंकि माता पिता के लिए ज़्यादा बच्चों को उचित शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास दे पाना काफ़ी मुश्किल होता है। और दूसरी तरफ आरएसएस से जुड़े संगठन कहते रहे हैं कि आप ज़्यादा बच्चे पैदा करो। अब आप भी सोचिए कि डॉक्टर अंबेडकर और हिंदुत्ववादी संगठनों के विचारों में से जनहित और देश हित के पक्ष में किसके विचार हैं। 2014 में विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल ने कहा था कि हिंदू औरतों को 5 बच्चे पैदा करने चाहिए। All right, Vishwa Hindu Parishad convener Ashok Singhal has urged Hindu couples to have at least 5 children. 5 बच्चे ही होने चाहिए सबको। मैं आपको बता रहा हूँ, हर कैंप में जाता था वही चर्चा चलती थी। अशोक सिंघल के बयान के एक साल बाद 2015 में बीजेपी के एमपी साक्षी महाराज और बीजेपी नेता साध्वी प्राची ने 2 अलग अलग मौकों पर कहा कि हिंदू औरतों को 4 बच्चे तो जरूर ही पैदा करने चाहिए। 2025 में कुंभ मेले के दौरान विश्व हिंदू परिषद के व्यक्ति ने कहा कि हर हिंदू औरत को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर की नज़र में माता पिता बनना एक तार्किक फैसला होना चाहिए। ऐसा फैसला जिसके केंद्र में होने वाले बच्चे या होने वाली बच्ची की बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और सपने होने चाहिए। लेकिन हिंदुत्ववादियों की नज़र में माता पिता बनना तार्किक फैसला ना होकर सांप्रदायिक सोच से पैदा हुआ उन्मादी फैसला होना चाहिए, जिसमें माता पिता को पैदा होने वाले बच्चे या पैदा होने वाली बच्ची की बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी ज़रूरतों पर ध्यान देने की बजाय उस बच्चे या बच्ची को सांप्रदायिक और हिंसक बनाने पर ध्यान देना चाहिए।
अगर आपने स्वामी दयानंद सरस्वती की किताब सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि उन्होंने वेदों की आज्ञा का हवाला देकर कहा है कि हर स्त्री को 10 बच्चे पैदा करने चाहिए। यह बात सत्यार्थ प्रकाश के 4थे अध्याय में लिखी हुई है। उस पेज का स्क्रीनशॉट आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यानी कि वेदों ने जो बात कही थी बहुत पहले, सत्यार्थ प्रकाश के जरिए उस बात को फिर से रिप्रोड्यूस किया जा रहा है और हिंदू महिलाओं पर, या कहें कि हर महिला पर लादा जा रहा है कि उसे 10 बच्चे पैदा करने चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि कम बच्चे पैदा करो और हिंदुत्व और सनातन के पैरोकार ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए कह रहे हैं। जैसे कि किसी हिंदू औरत का जन्म केवल बच्चे पैदा करने के लिए ही हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि अभिभावकों का सबसे बड़ा कर्तव्य इसमें निहित है कि वे प्रत्येक बच्चे को उसके माता पिता से बेहतर शुरुआत दें। यानी माता पिता या गार्जियन की शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, मनोरंजन, एस्पिरेशन आदि के मामले में नई पीढ़ी की स्टार्टिंग लाइन अपने बुजुर्गों से आगे हो। उसी कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर ने एक ऐसी बात कही जो किसी भी पितृसत्तात्मक संस्कृति और पितृसत्तात्मक पद्धति के खिलाफ है। जहां अनेक धर्म और धार्मिक किताबें स्त्री को पति का गुलाम बनने की शिक्षा देती हैं, वहीं डॉक्टर अंबेडकर हर लड़की से कह रहे हैं कि वो अपने पति की दोस्त होने का दावा करे और अपने आप को पति का दास नहीं समझे। याद कीजिए कि कुछ देर पहले मैंने बताया था कि डॉक्टर अंबेडकर ने वंचितों से कहा था कि वे अपने बच्चों के मन में सभी प्रकार की हीन भावनाओं को निकाल दें। यह बात हर पत्नी पर भी लागू होती है। दरअसल जब कोई धर्म या संस्कृति लड़कियों को यह शिक्षा देती है कि वे अपने आप को पति की गुलाम समझे या वो अपने पति को देवता समझे, तब वह धर्म या संस्कृति लड़कियों में हीन भावना भर रही होती है। चाहे मौलाना अशरफ अली थानवी द्वारा लिखी हुई किताब बहिश्ती जेवर हो या मनुस्मृति, तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस हो या गुरु गोविंद सिंह द्वारा लिखित चरित्रोपाख्यान नामक किताब, या गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होने वाला साहित्य हो। इस तरह का साहित्य लड़कियों को नियंत्रित करने और उन्हें पति का गुलाम बनने की शिक्षा देते हैं। अगर आप अक्षय मुकुल की किताब गीता प्रेस एंड द मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि हिंदू महिलाओं को हिंदू पुरुषों की उपनिवेश बनाए रखने के उद्देश्य से भी गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना की गई थी। गीता प्रेस ने अपनी कल्याण नामक पत्रिका के माध्यम से ब्राह्मणवादी पितृसत्ता का जमकर प्रचार किया। ऐसे देश और ऐसे वातावरण में अंबेडकर कह रहे हैं कि विवाह करने वाली प्रत्येक लड़की को उसके पति के साथ खड़ा होने दें, उसे पति का मित्र होने का दावा करने दें और उसके समान होने का दावा करने दें और उसकी दासी होने से इनकार करने दें। इसलिए जिन लोगों को लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर केवल जाति का विनाश करना चाहते थे, उन्हें पढ़कर समझना होगा कि वे पितृसत्ता का भी विनाश चाहते थे। नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह रावत।